जो रेट हमको 2020 में मिल रहे थे 8-10 रुपया पर किलोमीटर, वही रेट आज हमको 8-10 रुपये से ही सबके रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको आज भी 8 से 10 रुपया पर किलोमीटर मिल रहा है। हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उतनी अर्निंग ही नहीं मिल रही है। हम हमारे खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जीआर में लिख के दिया 22 रुपया 72 पैसा, पर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनियां तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखता है कि कंपनियां बड़ी हो गई सरकार से, सरकार बड़ी नहीं है, कंपनियां बड़ी हो गई। परिवहन मंत्री कहीं और जो पालतू कुत्ते का श्मशान भूमि है उनकी उद्घाटन के लिए गए, लेकिन हम 3000 लोग जो थे उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। हमारी अभी पालतू कुत्ते से भी बेकार हालत हो गई है। हमें ही धमकी दे रहे हैं कि आप लोग दोबारा स्ट्राइक करेंगे तो आपके ऊपर हम लोग एफआईआर करेंगे। टेस्ला मंत्री चोर है, टेस्ला मंत्री चोर है। केशव सर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं नवी मुंबई में मौजूद हूं और यहां से कुछ किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी समय मौजूद हैं जब मैं यहां पर मौजूद हूं। वो बता रहे हैं कि कैसे नया एयरपोर्ट बन रहा है, भविष्य में लोगों के जो भविष्य है वो कितना और आसान होने वाला है, कितना सरल होने वाला है। उनके दोस्त को एक एयरपोर्ट दिया गया है। बहरहाल आज बात उनकी नहीं करेंगे, आज बात उन लोगों की करेंगे जो शायद आपको उस एयरपोर्ट पर ले जाएंगे, क्योंकि जो लोग ओला, ऊबर, रैपिडो चलाते हैं वो परेशान हैं। परेशान कितना है वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि जब उन्हें पता चला कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तब उनकी ओर से पोस्टर्स लगाए गए जिसमें अंत में लिखा गया है मेरा परिवहन मंत्री चोर है। और ये केवल एक गाड़ी पर नहीं है, यहाँ पर हमने कई गाड़ियाँ हैं ओला ऊबर की। अगर आप देखेंगे ये जो येलो नंबर प्लेट टूरिस्ट गाड़ियाँ होती हैं, हर एक के पीछे आपको दिखेगा कि मोदी जी सुनिए मेरा परिवहन मंत्री चोर है। उसके अलावा क्या लिखा है? लिखा गया है माननीय मोदी जी सुनिए, आप आए हैं हमारे मुंबई में, सुनिए टेस्ला वाले भ्रष्ट परिवहन मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए, कैब, रिक्शा और टैक्सी चालक के हक का पैसा चुराने वाले ओला, ऊबर, रैपिडो पर कार्रवाई कीजिए, बाइक टैक्सी बंद करें और हाथ में है मेरा परिवहन मंत्री चोर है। ये उस समय किया गया है जब खुद देश के प्रधानमंत्री नवी मुंबई आए हैं, मुंबई आए हैं और यहाँ पर 1-2 दिन के लिए वो रहने वाले हैं। और जब वो यहाँ पर हैं तब ये भी कहा जा रहा है कि 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को ओला और ऊबर के जो लोग हैं वो सड़कों पर गाड़ी नहीं निकालेंगे, ताकि प्रधानमंत्री सहित सभी लोगों को पता चल सके कि वो लोग कह रहे हैं। और ये सभी लोग वही हैं जो नरेंद्र मोदी ने अब जो एयरपोर्ट बना रहे हैं उस एयरपोर्ट पर लेने के लिए या छोड़ने के लिए आपको यही लोग आने वाले हैं। लेकिन आज क्या नौबत आ गई है कि इन लोग कह रहे हैं मेरा परिवहन मंत्री चोर है। पहले मैं आपको छोटा सा बता भी देता हूँ कि मुद्दा क्या है, ताकि जब आप मुद्दा समझ में आए आपको तब हम इनसे बात कर सकें। अब इन्होंने कहा परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, और टेस्ला वाली बात जो इन्होंने की है वो इसलिए की है क्योंकि टेस्ला गाड़ी अभी हाल ही में प्रताप सरनाइक ने ली थी। सबसे पहली टेस्ला गाड़ी उनको मिली है, हालांकि उसके अलावा भी कई सारे कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या जीआर कहा जाता है। जीआर है 16 सितंबर 2025 का। किसे लिखा गया है? महाराष्ट्र शासन की ओर से ऊबर, ओला और साथ ही साथ रैपिडो को ये लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जैसे काली पीली टैक्सी होती है या फिर उनके लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर होना चाहिए रेट, और जो एसी की गाड़ियाँ होती हैं वातानुकूलित उनके लिए 10% और मिलाकर कम से कम पर किलोमीटर 22 रुपये 72 पैसे का रेट होना चाहिए। और जो भी रेट होगा उसमें 80% जो रेट है उन्हें मिलना चाहिए जो ये गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या इसी की वजह से इनको ये पोस्टर्स लेकर घूमने पड़ रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है मेरा परिवहन मंत्री चोर है? आइए हम समझते हैं। आप में से कई लोग जो यहाँ पर हैं और भी लोग हैं, ये आप लोग क्यों पोस्टर्स लेकर घूम रहे हैं? क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? क्यों आपको लगा कि नरेंद्र मोदी जब आपके ही नवी मुंबई में यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हैं और जब भाषण दे रहे हैं तब आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है? 2020 में जो सीएनजी का रेट था वो 50 रुपीज़ था और आज हम 2025 में आ गए। आज सीएनजी का रेट 90 रुपया है। जो रेट हमको 2020 में मिल रहे थे 8-10 रुपया पर किलोमीटर, वही रेट आज हमको
8-10 रुपये से ही सबके रेट बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट एक वड़ा पाव है जो मुंबई का फेमस चीज़, वो भी आज 20 रुपये का हो गया है, लेकिन हमको आज भी 8 से 10 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। इसके अगेंस्ट हमारा जो स्ट्राइक चल रहा है, हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर केशव क्षीरसागर सर, 15 जुलाई को हमने आंदोलन चालू किया था। आज 90 दिन हो गए। 90 दिन से हमको सिर्फ इतना मिला है कि 18 सितंबर को ओला, उबर, रैपिडो तीनों कंपनियां परिवहन आयुक्त कार्यालय में हमारे साथ मीटिंग किया था और उन्होंने तीनों ने रेट बढ़ाने का हमको वादा किया था, लेकिन आज इस बात को भी 10 से 20 दिन हो गए, अभी तक कोई रेट बढ़े नहीं है। ठीक, अभी आप मुझे बताइए, 2-3 चीज़ें आपने कही हैं। पहला आपने कहा कि 2019-20 में कितना था सीएनजी प्रति किलो का रेट? 50 रुपया। अभी कितना है? 90 रुपया। आप कह रहे हैं, आप जो गाड़ी चलाते हैं, अभी आपको पर किलोमीटर कितना पैसा मिल रहा है? अभी भी हमको वही 8 रुपया 10 रुपया पर किलोमीटर। आप कह रहे हैं 8 रुपये 10 रुपये, लेकिन जो GR है मैंने अभी दिखा है उसमें 22 रुपये लिखा है। वो गवर्नमेंट ने तय किया है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पे, ऐप में अभी तक हमको दिख नहीं रहा, इसीलिए हम लोग ये आंदोलन चालू किए। ठीक, तो मुद्दा बड़ा क्या है आप समझिए। मुद्दा ये है कि आप 50 रुपये सीएनजी था 2020 में, अब बढ़कर हो गया है 90 रुपया। लेकिन जो रेट है यहाँ पर, अगर आप ऑटो रिक्शा से भी जाएंगे तो भी उसका रेट ज़्यादा है, जबकि ओला, उबर जो गाड़ियाँ हैं इसकी मेंटेनेंस होती है। आप एसी वाले गाड़ी में बैठते हो, आप आराम से 4 लोग अपने सामान को लेकर बैठते हो, तब भी अगर आपको 8 से 9 रुपये रेट दिया जाएगा तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन इतना गुस्सा परिवहन मंत्री पर क्यों? ये क्यों आप कह रहे हैं कि परिवहन मंत्री चोर है, ये लिखा गया है? टेस्ला वाली आप बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? सर, आज हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए लेने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता है। हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उतनी अर्निंग ही नहीं मिल रही है। हम हमारे खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रहे। हमारे को टायर के लिए वगैरह सब EMI पे लेना पड़ता है, टायर, पेपर, ये वो जो बाकी का खर्चा। टायर EMI पे लेते हैं? या टायर भी हम लोग को EMI पे लेना पड़ता है, इंश्योरेंस हमको EMI पे कराना पड़ता है, क्योंकि ओला और उबर वगैरह कंपनियां जो है वो रेट ही नहीं दे रही हमको। हम कितने दिन तक के ये रेट में चला है, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम हमारे लिए फाइट इसके लिए कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी फाइट का सबको सुनाई दे। कितने साल से आप गाड़ी चला रहे हैं? मेरे को हो गया सर 10 साल ओला उबर चलाते हुए। अच्छा, 10। तो पहले जब ये शुरुआत में आए थे तब आपको कितना पैसा आप कमा लेते थे? अब आप पैसा कितना कमा रहे हैं, कितना बचा पा रहे हैं? आज से 10 साल पहले CNG का रेट 35 रुपीज़ था। 35 रुपीज़ में जो हम लोग आज कमा रहे वही कमा रहे थे। अच्छा, आज CNG का रेट हो गया 90 रुपीज़, पर हम लोग का रेट नहीं बढ़ा है, तो हम हमारे खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? कंपनियाँ ये चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट ने GR में लिख के दिया 22 रुपया 72 पैसा, पर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनियाँ तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखता है कि कंपनियाँ बड़ी हो गई सरकार से, सरकार बड़ी नहीं है, कंपनियाँ बड़ी हो गई है। बिल्कुल। और अगर आप सोचिए, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास होने के बावजूद अगर ये कहेंगे आप कि हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, और सरकार की ओर से लिखित आदेश आने के बावजूद अगर ओला, उबर और रैपिडो उनके ड्राइवर्स को पैसा नहीं दे पा रही है, तो ये मुद्दा तो उठेगा। अब आप मुझे एक एग्जांपल से बताएं, आपने कहा कि आपको इंश्योरेंस भी EMI पर लेना पड़ता है, गाड़ियाँ भी EMI पर रहती हैं, तो ये पैसे से क्या आप EMI भर पा रहे हैं? एक दिन में कितना कमाते हैं, खर्चा कितना होता है? सर नहीं कर पा रहे हम लोग पूरा। हमको लोन पे लोन लेना पड़ रहा है, आगे उसको प्रोसीड ऑन करना पड़ रहा है सब चीज़ें, क्योंकि हमारी गाड़ी की कमाई आज के तारीख में उतनी नहीं रह गई कि हम घर के खर्चे पूरे कर सके और गाड़ी का सब खर्चा पूरा कर सकें। आप बता सकते हो कि जैसे दिन में इतना कमाई है और इतना खर्चा है कुछ? सर, आज के डेट में हम लोग समझ लीजिए 2500 रुपये का काम करते। 2500 रुपये का काम के लिए हमको 15 घंटे काम करना पड़ रहा है। 15 घंटे में हम लोग की CNG जल जाती है 1000 रुपये की। 1000 रुपये की CNG जल जाती है। गाड़ी का EMI 600 रुपये गाड़ी का EMI हो गया। घर का खर्चा अगर नॉर्मली एक ड्राइवर का पकड़ोगे तो 500 रुपया हो गया, और उसके बाद में गाड़ी के पेपर्स है और मेंटेनेंस है, नई चीज़ें पूरी हो रही हम लोगों को। आपने ऐसे 2200-2300 रुपये तो ऐसे ही गिना दिया मुझे, और 2500 रुपये आप कमा रहे हैं। तो ये मुद्दा है, और मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि इसे लेकर आज़ाद मैदान में प्रदर्शन हुआ। आज़ाद मैदान में प्रदर्शन हुआ तब कहा गया कि हम कुछ कहते हैं। यहाँ पर जो टेस्ला वाले भ्रष्ट, हाँ, आज़ाद मैदान में भी हम लोग ने प्रदर्शन किया था 30 सितंबर को। आज़ाद मैदान में प्रदर्शन करने के बाद में हमारे जो मिनिस्टर है वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए थे, तो हम लोग को जेल भरो आंदोलन भी किया गया, हम लोग को पुलिस स्टेशन तक के लेकर जाया गया। तो सर, ये सब चीज़ें हम लोग हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे साथ जो हो रही है तो गलत हो रही है सर। ये जो GR में जो रेट है ये अभी तक ऐप में नहीं आए। इसके लिए हम लोग 30 तारीख को आज़ाद मैदान में 3 से 4 हज़ार ड्राइवर लोग जमा हुए थे, लेकिन हम लोग की एक ही मांग थी कि परिवहन मंत्री हमारे साथ एक मीटिंग करे। परिवहन मंत्री कहीं और जो पालतू कुत्ते का श्मशान भूमि है
उनके उद्घाटन के लिए गए, लेकिन हम 3000 लोग जो थे उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। हमारी अभी पालतू कुत्ते से भी बेकार हालत हो गई है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। और दूसरी बात, रैपिडो का जो परिवहन मंत्री सर ने स्पॉन्सरशिप लिया था, तो अगर ये जीआर के वजह से भी रेट लागू नहीं कर रही है कंपनी, तो परिवहन आयुक्तालय क्या रैपिडो कंपनी चला रही है, ये हमारा उनसे सवाल है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं हुआ क्या था। प्रताप सरनाइक जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पर ये लिखा गया है, छापा है। प्रताप सरनाइक एक दिन बीकेसी में जाते हैं, एक ऐप से बुक करते हैं रैपिडो से, और एक बाइक पर बैठते हैं और फिर कहते हैं ये तो इलीगल है और उसके ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं। उसके कुछ दिन बाद, क्योंकि प्रताप सरनाइक शिवसेना से आते हैं, उनकी खुद की एक फाउंडेशन है, तो एक दही हंडी का कार्यक्रम उनकी टीम की ओर से जो किया जाता है, उसका स्पॉन्सरर कौन था? यही रैपिडो। तो जिसकी वजह से सवाल उठने लगा कि पहले जो बातें आप कह रहे थे और बाद में आपने रैपिडो से स्पॉन्सरशिप ली, उसके बाद आपने मुंबई में बाइक टैक्सी की शुरुआत की, तो क्या रैपिडो के दबाव में तो आप नहीं कर रहे हैं? ये एक सवाल उठ रहा था। और अब क्योंकि इनका कहना है कि आप जीआर निकालने के बावजूद अगर ओला, उबर और बाकी रैपिडो गाड़ियाँ उसे लागू नहीं कर रही हैं, तो ये किसका दबाव है? ये आपका सवाल है। आप मुझे बताइए, जैसे कि इन्होंने बताया, पर्सनली आप लोगों को कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या हो रहा है? आपके जो ड्राइवर्स हैं और दोस्त हैं, वो एक दूसरे लोग, आप लोग जब बात करते हैं तब क्या आप बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जैसा कि अभी ये ओला उबर जो पहले रेट देता था उससे ड्राइवर खुश थे, लेकिन कुछ सालों से इन्होंने 2-3 सालों से ये शेयर मार्केट का बिजनेस इन्होंने किया है, जिससे ड्राइवर का ना EMI होता है, ना उसका टायर, खर्चा उसका निकलता ही नहीं है। शेयर मार्केट का बिजनेस मतलब? यानी शेयर मार्केट का बिजनेस ये है कि जैसा कि ये सुबह कुछ ज़्यादा किराया देते हैं, डिमांड लगाते हैं, जिनमें से डिमांड तो लगाते थे 1000 गाड़ी में सिर्फ 5 गाड़ियों को डिमांड का रेट मिलता है, 95 गाड़ी का डिमांड का रेट नहीं मिलता है। वो पूरा दिन ऐसे बैठे रहते हैं, शाम को भी वही होता है। यानी ये अभी शेयर मार्केट की वजह से ड्राइवर का कुछ भी बिजनेस नहीं हो रहा। जैसे शेयर मार्केट खत्म होता है तो 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर देते हैं। अच्छा। हाँ, इससे ड्राइवर का घर चलाना, गाड़ी का मेंटेनेंस, बाकी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और ये लेकर के हमारे एक ड्राइवर भाई नाला सुपारा वसई के रहने वाले थे, 45 साल उनकी उम्र थी, ओला उबर में कैब लिए थे चलाने के लिए, और उन्होंने जब उनका EMI और घर खर्चा नहीं निकला तो उन्होंने ये जहर खा करके अपना आत्महत्या कर लिया है उन्होंने। हाँ, और ओला, हमने गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें GR दिए हैं तो ये ओला उबर कंपनी को आप लागू कराइए। यदि आप नहीं लागू करा रहे हैं तो ये इसका मतलब यही संदेश जाता है कि ओला उबर कंपनी आपसे बड़ी है। अगर आपसे बड़ी नहीं है तो आप अगर लेटर हमें दे सकते हैं ये GR का, तो आप उन्हें दे सकते हैं और ये लागू करा सकते हैं। जी, क्या आप लोगों में से किसी ने ओला उबर कंपनी वाले पूछ रहे हैं कि कब बढ़ेगा, क्या कह रहे हैं वो? कोई एक जवाब मिल रहा है? ओला उबर वालों से बात हो रही है? हाँ, ओला में कॉल करने के बाद में ये बात मैंने पर्सनली पूछी थी कि गवर्नमेंट ने GR पास किया, उसमें 22 रुपये 72 पैसा हम लोग को रेट दिया गया। तो ओला उबर कंपनी के एम्प्लॉय ने मेरे को ये बात बोली कि हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलती है। गवर्नमेंट हमारी कंपनी को नहीं चलाती है, हमारी प्राइवेट कंपनी है। अगर आपको जमता है तो हमारे साथ काम कीजिए, नहीं जमता है तो हमारे साथ काम छोड़ दीजिए। कितने ड्राइवर्स होंगे फिलहाल आप लोगों के साथ ऐसे मुंबई में? 3 लाख। 3 लाख ड्राइवर्स की ये परिस्थिति है। आप बताइए कि ये जितनी भी परिस्थिति यहाँ पर आई है, इसे जब देखते हैं या आप बाकी लोगों की बातें सुन रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति आप दूसरे ड्राइवर से सुनते हैं? आप पर क्या बीत रही है, बाकी लोगों पर क्या बीत रही है? क्यों आपको लगा कि ये पूरा मुद्दा बनाना चाहिए और मोदी जी तक पहुँचाना चाहिए? क्यों मोदी जी तक पहुँचाने की कोशिश है? सबसे पहले ये बात है सर कि उबर ने जो है ना खुद का सिस्टम लेके आया है। जैसे कि एवरेज करके उनके पास मुंबई में 30,000 कार्स है, फिर मूव इंडिया हो गया, उनके पास भी हज़ारों कार्स है, फिर उसके बाद में उबर ग्रीन है, उबर ब्लैक है। ये अपनी गाड़ियाँ चला रही है। जो इक्का दुक्का गाड़ी खरीदने वाले जो ड्राइवर्स है मुंबई में 4 लाख के आसपास, उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है। इनकी गाड़ी को पहले भाड़ा दे रहे हैं, हमारे को भाड़ा नहीं मिल रहे, तो गाड़ी का EMI नहीं निकाल रहा है, फिर गाड़ी का पेपर वैलिड नहीं हो पा रहा है, किसी का इंश्योरेंस EMI पे ले रहे, लोग टायर EMI पे ले रहे। ये प्रॉब्लम हो रहा है सर। इनकी गाड़ियाँ बंद होना चाहिए। जब उबर नया नया आया था तो एक ID पे 6 गाड़ी ऐड होता था, अभी तो 3-3 हज़ार गाड़ियाँ ऐड हो रही है एक ही नाम पर। ये होना नहीं चाहिए। ये परिवहन मंत्री को ये एक साथ में 3-3 हज़ार गाड़ियाँ ऐड करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है मोदी जी आप लोगों की बात सुनेंगे? आप जो कह रहे हैं, आपको लगता है सुनेंगे? बिल्कुल सर, सब उसीलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। आज मोदी जी आया हुआ है तो ज़रूर हमारी बात सुनेंगे और हमारी जो मांग है वो पूरी करेंगे।
लेकिन परिवहन मंत्री से आप लोगों को क्या उम्मीद है? आपको लगता है कुछ कर उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं है सर। हमने कई बार उनसे मीटिंग हुई है, वो हमारा कोई भी बात सुन नहीं रहा है, उल्टा हमें ही धमकी दे रहे हैं कि आप लोग दोबारा स्ट्राइक करेंगे तो आपके ऊपर हम लोग FIR करेंगे। सोचिए, ये धमकी दिया जा रहा है परिवहन मंत्री की ओर से, जो खुद मुंबई में जब पहली टेस्ला गाड़ी आती है वो लेते हैं और कहते हैं कि ये जो गाड़ी है ये मेरे पोते को मैं दूंगा ताकि वो अपने स्कूल में जाकर गो ग्रीन यानी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पर जाइए, ऐसी बातें करते हैं। जो 60-70 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं और ये जब कह रहे हैं कि हमें 7-8 रुपये क्यों देते हैं आप पर किलोमीटर, एक ऑटो रिक्शा को आप यकीन मानिए मुंबई में इससे ज़्यादा मिलता है और इन्हें 7-8 रुपये मिल रहा है, जबकि सरकार कहती है कि 22 से 23 रुपये होना चाहिए। तो सोचिए आप हम किस देश में रह रहे हैं। और दोस्तों यहाँ मुंबई की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर 4 लाख लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें टायर लोन पर लेना पड़ता है, उन्हें इंश्योरेंस EMI पर लेना पड़ता है, एक EMI के लिए दूसरा EMI, दूसरे EMI के लिए तीसरा EMI। एक तो आप नौकरियां क्रिएट नहीं करते हैं। जब लोग खुद काम कर रहे हैं 15-15 घंटा काम करके अगर वो 2 से 2,500 रुपया कमाते हैं और उसमें उनका खर्चा ही लगभग 2,000 रुपया हो रहा है, तो आप बताइए कि ये लोग सेव कितना कर रहे हैं और आप ये बताइए कि इनका भविष्य क्या होगा। आप यहाँ पर आकर अपने दोस्त को एयरपोर्ट दे सकते हैं, उनके लिए एयरपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन जिन एयरपोर्ट पर आपको जो लोग लेकर जाएंगे उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। जो आप दर्शक भी हैं, आप एक ऐप से जब बुक करते हैं तो आपको ये समझना होगा, आप जो कहते हैं अरे ऐप में कितना महंगा बुक होता है, वो पैसा इन लोगों के जेब में नहीं जा रहा, वो पैसा उन्हीं के पास जा रहा है जो पहले से अमीर हैं। और उसी को रोकने के लिए आप सोचिए किस कंपनी की ज़रूरत है कि सरकार की ओर से नियम बनाए जाएं और वो कंपनी पालन नहीं करे। लेकिन अगर वो पालन नहीं कर रही है तो क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया है? पहला सवाल ये है। अगर नहीं लिया है तो क्या सरकार किसी के दबाव में है? मैंने अभी आपको एक पूरे सीक्वेंस के साथ बताया कि परिवहन मंत्री किससे ऐड लेते हैं, फिर क्या बाइक टैक्सी की शुरुआत होती है, फिर कैसी चीज़ें होती हैं, फिर टेस्ला खरीदी जाती हैं। तो ओला क्या कहता है कि ऊबर बढ़ा है, ऊबर कहता है रैपिडो बढ़ा है, क्या हो क्या रहा है? यही चीज़ है कि एक कंपनी बोलती है दूसरी कंपनी बढ़ाएगी तो हम बढ़ाएंगे, इनके आपस के कंपटीशन के चक्कर में हम ड्राइवर मर रहे। इनका पहले आपके चक्कर में हमारी यहाँ पे घिसाई हो रही है। टेस्ला मंत्री तो अपने पोते के लिए टेस्ला खरीद रहे, हम तो हमारे बच्चे के लिए साइकिल तक नहीं खरीद पा रहे, ऐसी हमारी हालत हो गई है। अब इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। 30 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन हुआ था, 1000 ड्राइवर लोग पुलिस की गाड़ी में बैठ के येलो गेट पुलिस स्टेशन में जमा हुए थे, वो भी अभी तक किसी को पता नहीं है। परिवहन मंत्री से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, अब सिर्फ मोदी जी से उम्मीद है। मोदी जी सबकी सुनते हैं, मजदूरों की, तो शायद हमारी भी सुन ले, इसीलिए हम ये सब जमा हुए हैं। लेकिन मोदी जी के ही जो पार्टी है उनके ही साथ में ये लोग सत्ता में हैं, जिनके परिवहन मंत्री आते हैं वो मोदी जी के साथ में ही सत्ता में। शायद मोदी जी अभी उम्र के वजह से उनके कान थोड़े कम हो गए, महाराष्ट्र की तरफ ध्यान ना हो उनका, और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं वो उनको बताने के लिए ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं, तो उन तक ये बात पहुँचे और कुछ उम्मीद हमको है मोदी जी से। बिल्कुल। दर्शकों देखिए, ये लोग हैं, इन्हें इनका EMI भरना है, इन्हें अपना घर चलाना है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये किसी दिन आज़ाद मैदान में जाकर आंदोलन कर रहे हैं, किसी दिन जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर को ये स्ट्राइक करेंगे, किसे अच्छा लगता है कि उसकी जेब में पैसे कम आए? लेकिन मजबूरी नाम की एक चीज़ ये होती है जिसके वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ऐसे स्टंट्स करने पड़ रहे हैं ताकि मेरे जैसे लोगों का ध्यान जाए, मीडिया का ध्यान जाए, सरकार का ध्यान जाए और इनके मुद्दों को उठाया जाए। GR निकलता है लेकिन कंपनियां उसे मानती नहीं हैं। ये भारत के डेमोक्रेसी पर भी कितना बड़ा सवाल है। आप सोचिएगा कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ भी लोगों की ना सुनते हुए, सरकार की ना सुनते हुए अपनी मनमानी चलाए और आप बात करते रहें कि दुनिया के आप 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सच्चाई यह है कि मुंबई में जो युवा हैं, जो खुद के दम पर काम कर रहे हैं, उन्हें EMI लेकर टायर खरीदना पड़ रहा है, EMI लेकर इंश्योरेंस भरना पड़ रहा है, और ये सच्चाई मुंबई की है। इन्होंने अपनी ही एक साथी की कहानी बताई जिसको बहुत ज़्यादा जोखिम लेना पड़ा, जान से हाथ धोना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ और लोगों को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये जो मुद्दा है ये ज़रूरी है। मोदी जी, क्या आप इनकी सुनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे जो इस पर फैसला होगा उस पर हम ध्यान बनाए रखेंगे। हालांकि फैसला होना ज़रूरी नहीं है, फैसला तो अब भी हो चुका है, फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इसलिए आप देखेंगे जितनी गाड़ियां आपको यहाँ पर दिखेंगी, जितने लोग हैं, ये दोपहर को, सुबह शाम अपना काम छोड़कर आए हैं, एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं ताकि मैं आकर बात करूं। इन्हें भी ऐसी उम्मीद है कि चलो कोई तो मुद्दा उठाए, उसके लिए ये अपने पैसे कम करने को तैयार हैं। और ये बताता है कि लोगों के बीच में परेशानी कितनी है। मोदी जी, आप सुनिए
यहाँ पर रुके हुए लोग हैं और इनका कहना है कि इनका जो परिवहन मंत्री है वो इनकी बात सुन नहीं रहा, इसलिए इनका कहना है कि इनका परिवहन मंत्री चोर है। दर्शकों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इनके जो मुद्दे हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ये साझा करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगा। मेरी उम्मीद है कि सरकार तक भी ये बात पहुंचेगा। अभी चुनावों का समय है, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। ये 1500 रुपये महीना का देकर बिहार में 10,000 रुपया देकर आपसे वोट लेते हैं, लेकिन आपके हक का पैसा आपको कैसा नहीं देते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर लोगों ने आपको बताया। और इनकी जो ये चीज़ें थी वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। अब तो इन्होंने हाथ में भी लिख दिया है, परिवहन मंत्री चोर है। मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी आप समझेंगे और महाराष्ट्र की सरकार भी समझेगी कि लोगों को ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ रही है। किसी को मज़ा नहीं आता ये सब करने के लिए। ये करने की वजह यह है कि आपने इनको मजबूर किया है। इनकी मजबूरी को आप समझेंगे और इनके ऊपर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उससे कम से कम आप इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।